क्या आप कभी ऐसी रात में सो पाएंगे जब आपको पता हो कि एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा? 1918 और 1919 में न्यू ऑर्लियंस शहर की तंग गलियों में एक ऐसा साया मंडरा रहा था जो न किसी को दिखता था और न ही किसी का नाम जानता था। लेकिन असली सवाल ये था, आखिर कौन था ये कातिल जिसे एक्समैन कहा जाता था और क्यों उसने पूरे शहर को अपनी दहशत में जकड़ लिया था? नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक कहानियों में। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आते हैं एक्समैन पे। जैसा कि किलर का नाम दर्शाता है, पीड़ितों पर आमतौर पर कुल्हाड़ी से हमला करता था, जो अक्सर पीड़ितों की अपनी होती थी। अधिकांश मामलों में घर के पिछले दरवाजे का एक पैनल चाकू से हटाया जाता था, जिसे दरवाजे के पास फर्श पर छोड़ दिया जाता था। फिर हमलावर एक या अधिक फैमिली के लोगों पर कुल्हाड़ी या धारदार चाकू से हमला करता था। इन अपराधों का उद्देश्य चोरी नहीं था और अपराधी कभी भी पीड़ितों के घर से सामान नहीं ले गया। एक्समैन के अधिकांश पीड़ित इटालियन आप्रवासी या इटालियन अमेरिकन थे। मीडिया ने इस पहलू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, यहां तक कि माफिया के साथ भी इसे जोड़ा, जबकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया कि यह हत्यारा विशेष रूप से औरतों को निशाना बनाता था। अपराध विज्ञानियों कोलिन और डेमन का अनुमान है कि एक्समैन पुरुषों को केवल तब मारता था जब वे महिलाओं को मारने की उसकी कोशिशों में बाधा डालते थे, जैसा कि उन मामलों में हुआ जहां घर की महिला की हत्या हुई लेकिन पुरुष की नहीं। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि एक्समैन ने हत्या करके जैज संगीत को बढ़ावा देने की कोशिश की, जैसा कि एक लिखित पत्र में कहा गया था। 13 मार्च 1919 को एक पत्र जो एक्समैन का बताया गया अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि वह 19 मार्च की रात 12 बजे के बाद फिर से हत्या करेगा, लेकिन जहां जैज बैंड बज रहा होगा वहां के निवासियों को बख्श देगा। उस रात शहर के सभी डांस हॉल भरे हुए थे और बहुत से पेशेवर बैंड ने शहर के सैकड़ों घरों में जैज बजाया, और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। उस रात कोई हत्या नहीं हुई। उसने पत्र में लिखा, उन्होंने मुझे कभी पकड़ा नहीं और कभी पकड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं अदृश्य हूं। मैं एक इंसान नहीं हूं, बल्कि नरक से आया एक आत्मा और दानव हूं। मैं वही हूं जिसे तुम लोग और तुम्हारी मूर्ख पुलिस एक्समैन कहते हो। जब मुझे उचित लगेगा तब मैं आकर और शिकार करूंगा। केवल मैं जानता हूं कि वे कौन होंगे। मैं कोई सुराग नहीं छोड़ूंगा, सिवाय मेरी खूनी कुल्हाड़ी के, जो उस व्यक्ति के खून और दिमाग से सनी होगी जिसे मैंने नरक में भेज दिया है, ताकि वह मुझे संगति दे सके। अगर तुम चाहो तो पुलिस को बता सकते हो कि मुझे परेशान न करें। बेशक मैं एक समझदार आत्मा हूं। मुझे इस बात का कोई अपमान नहीं है कि उन्होंने अपने पिछले जांचों में कैसे काम किया है। वास्तव में वे इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने न केवल मुझे हंसाया, बल्कि उनके शैतानी सम्राट फ्रांसिस जोसेफ आदि को भी। लेकिन उन्हें सावधान रहने को कहो। उन्हें यह पता लगाने की कोशिश न करने दें कि मैं कौन हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चेतावनी की कोई जरूरत है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमेशा मेरी पकड़ से दूर रहेगी, जैसे वे अब तक करते आए हैं। वे समझदार हैं और जानते हैं कि किसी भी नुकसान से कैसे दूर रहना है। निस्संदेह तुम लोग मुझे एक भयानक हत्यारे के रूप में देखते हो, जो मैं हूं, लेकिन मैं और भी बुरा हो सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। अगर मैं चाहूं तो हर रात तुम्हारे शहर में आ सकता हूं। मैं तुम्हारे सबसे अच्छे नागरिकों में से हजारों को मार सकता हूं, क्योंकि मैं मृत्यु के देवदूत के साथ करीबी रिश्ता रखता हूं। अब ठीक ठीक कहूं तो अगले मंगलवार रात 12:15 मैं न्यू ऑर्लीन पर से गुजरने वाला हूं। अपनी असीम दया में मैं तुम लोगों को एक छोटा सा प्रस्ताव देने जा रहा हूं। यह है, मुझे जैज संगीत बहुत पसंद है और मैं नर्क के सभी शैतानों की कसम खाता हूं कि हर वह व्यक्ति जिसे मैंने अभी समय बताया है, उसी समय उसके घर में एक जैज बैंड बज रहा होगा तो उसे बख्श दिया जाएगा। अगर हर घर में जैज बैंड बज रहा होगा तो यह तुम सबके लिए अच्छा होगा। एक बात निश्चित है कि जो लोग उस विशेष मंगलवार रात को जैज नहीं बजाएंगे, उन्हें कुल्हाड़ी मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि तुम इसे प्रकाशित करोगे। मैं था, हूं और रहूंगा। इसके बाद उसने अपने नाम के नीचे लिखा, एक्समैन।
ये था इसका लिखा पत्र जो मीडिया ने अपने अखबारों में छापा। एक्समैन को कभी पकड़ा या पहचाना नहीं गया और उसका कत्लेआम जितनी रहस्यमय तरीके से शुरू हुआ था उतनी ही रहस्यमय तरीके से समाप्त हो गया। इस हत्यारे ने 6 कत्ल किए और 6 लोगों को बुरी तरह से जख्मी भी किया। सबसे पहले इसने 23 मई 1918 को जोसेफ मैगियो, जो एक इटालियन किराना व्यापारी थे, और उनकी पत्नी कैथरीन पर उस समय हमला किया जब वे अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे। हमलावर ने उनके घर में घुसकर सीधे रेजर से उनका गला काट दिया। कैथरीन का गला इतना गहरा काटा गया था कि उनका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया। इसके बाद हमलावर ने दोनों पीड़ितों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। जोसेफ को उनके भाइयों जेक और एंड्रयू ने जीवित पाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1 महीने के बाद 27 जून 1918 की सुबह लुई बेसुमेर और उनकी प्रेमिका हैरियट लो पर उनके किराने की दुकान के पीछे स्थित क्वार्टर में हमला हुआ। बेसुमेर के सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई, जिससे उनकी खोपड़ी में गंभीर चोट आई, जबकि हैरियट के बाएं कान पर हमला किया गया, जिससे उनका चेहरा लकवाग्रस्त हो गया। अगली सुबह बेकरी ड्राइवर जॉन जांका ने दोनों को गंभीर हालत में पाया। हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बेसुमेर की अपनी थी और पास के बाथरूम में मिली। पुलिस ने बिना सबूत के 41 वर्षीय लुइस उबिकॉन को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। लो ने बेसुमेर पर जासूसी का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्द ही रिहा कर दिया गया। बाद में मरने से पहले लो ने बेसुमेर को ही हमलावर बताया, जिससे उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1 मई 1919 को उन्हें बरी कर दिया गया। अगला हमला होता है 5 अगस्त 1918 की सुबह। 28 वर्षीय एना श्नाइडर, जो 8 महीने की गर्भवती थीं, उन्होंने एक काले साये को अपने ऊपर खड़ा पाया और फिर उनके चेहरे पर बार बार हमला किया गया। उनके सिर की खाल कट गई और चेहरा खून से लथपथ हो गया। आधी रात के बाद उनके पति एड श्नाइडर जब काम से देर रात लौटे तो उन्होंने एना को घायल अवस्था में पाया। एना को हमले की कोई याद नहीं थी और 2 दिन बाद उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि घर से केवल 6 से 7 डॉलर गायब थे, जो उनके बटुए में थे। अपार्टमेंट के दरवाजों और खिड़कियों को जबरन खोला नहीं गया था और माना गया कि हमलावर ने पास रखी लैंप से हमला किया। जांचकर्ताओं ने इस हमले को बेसुमेर और मैगियो हमलों से जोड़ने की संभावना जताई। कुछ दिन बीतते हैं और तभी 10 अगस्त 1918 को पॉलीन और मैरी ब्रूनो अपने बूढ़े चाचा जोसेफ रोमानो के कमरे से आ रही आवाज से जागीं। जब वे कमरे में पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि रोमानो के सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे 2 गहरे घाव हो गए थे। हमलावर मौके से भाग रहा था, लेकिन बहनों ने उसे एक गहरे रंग की त्वचा वाला भारी भरकम व्यक्ति बताया, जो डार्क सूट और झुकी हुई टोपी पहने था। रोमानो एम्बुलेंस आने तक चलने में सक्षम थे, लेकिन सिर की गंभीर चोट के कारण 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके घर की तलाशी ली गई थी, लेकिन कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। पुलिस को घर के पीछे एक खून से सनी कुल्हाड़ी मिली और पाया कि हर बार की तरह दाखिल होने के लिए पिछले दरवाजे का एक पैनल तोड़ा गया था। इस हत्या के बाद न्यू ऑरलियंस में भारी दहशत फैल गई और लोग लगातार एक्समैन के हमले के डर में जीने लगे। पुलिस को कई रिपोर्टें मिलीं, जिनमें नागरिकों ने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय इलाकों में हत्यारे को घूमते देखा है। कुछ लोगों ने अपने आंगन में कुल्हाड़ी मिलने की भी सूचना दी। जासूस जॉन डेंटोनियो ने कहा कि हाल के हत्याओं का अपराधी वही व्यक्ति हो सकता है जिसने 1911 में भी कई हत्याएं की थीं। इस कातिल की स्टोरी को हम पहले कवर कर चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जरूर जाके वो वीडियो देखिए। इसके बाद कई महीनों तक कोई कत्ल नहीं होता। सभी को लग रहा था कि वो कातिल अब जा चुका है, पर ऐसा नहीं था। कुछ महीनों बाद 10 मार्च 1919 की रात इतालवी प्रवासी चार्ल्स और उनका परिवार, पत्नी रोसी और उनकी बच्ची मैरी पर उनके घर में हमला हुआ। चीखें सुनकर पड़ोसी किराना व्यापारी योरलैंडो ने दौड़कर घर की जांच की और पाया कि चार्ल्स के पूरे परिवार पर एक्समैन ने हमला किया था। चार्ल्स और रोसी के सिर पर कुल्हाड़ी के वार से गंभीर चोटें आई थीं, जबकि मैरी, जो अपनी मां की गोद में थी, गर्दन पर वार से मारी गई।
घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, लेकिन पिछले दरवाजे का एक पैनल तोड़ा गया था। चार्ल्स को 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टरों की देखरेख में रही। होश में आने के बाद रोसी ने आरोप लगाया कि जॉर्डानो, जिसने सबसे पहले इनको देखा, उसने और उसके 18 वर्षीय बेटे फ्रैंक ने हमला किया था। हालांकि 59 वर्षीय जॉर्डानो की तबीयत इतनी खराब थी कि वह ऐसा हमला नहीं कर सकते थे, और फ्रैंक, जो 6 फीट से अधिक लंबा और 200 पाउंड से अधिक वजन वाला था, ज्यादा वजनी था, दरवाजे के पैनल से नहीं निकल सकता था। चार्ल्स ने अपनी पत्नी के आरोपों को सख्ती से नकारा, लेकिन पुलिस ने जॉर्डानो और उनके बेटे को गिरफ्तार कर हत्या का आरोप लगाया। फ्रैंक को फांसी की सजा और उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चार्ल्स ने मुकदमे के बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लगभग 1 साल बाद रोसी ने स्वीकार किया कि उसने जलन और गुस्से में जॉर्डानो परिवार पर झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 5 महीने बाद स्टीव बोका पर हमला 10 अगस्त 1919 को हुआ, जब एक काले साये ने उनके बेडरूम में कुल्हाड़ी से हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह पड़ोसी फ्रैंक जेनुसा के घर पहुंचे और बेहोश हो गए। घर से कुछ चोरी नहीं हुआ था, लेकिन दरवाज़ा टूटा मिला। बोका को हमले की कोई याद नहीं थी। इसके कुछ हफ्तों बाद 3 सितंबर 1919 को सारा लॉमैन पर उनके अपार्टमेंट में हमला हुआ। पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा और उन्हें बेहोश हालत में पाया। हमलावर खिड़की से अंदर आया था और खून से सनी कुल्हाड़ी मिली। सारा भी हमले की कोई जानकारी नहीं दे पाई। फिर 27 अक्टूबर 1919 की रात माइक पेपिटोन पर हमला हुआ। उनकी पत्नी ने एक विशालकाय व्यक्ति को कुल्हाड़ी लेकर भागते देखा। माइक को गंभीर चोटें आईं और दीवारों पर खून बिखरा हुआ था। ये हमले एक्समैन की क्रूरता से जुड़े आखिरी मामले माने जाते हैं। पुलिस की जांच में संदिग्धों की सूची उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी ये खौफनाक घटनाएं। हर नाम ने इस गुत्थी को और उलझा दिया। आइए देखते हैं उन चेहरों को जो इस खून खराबे के पीछे हो सकते हैं। क्राइम लेखक कॉलिन विल्सन ने अनुमान लगाया है कि एक्समैन शायद जोसेफ मोनफ्रे हो सकते हैं, जो दिसंबर 1920 में लॉस एंजलिस में माइक पेपिटोन की विधवा पत्नी द्वारा गोली मारकर हत्या किए गए थे। पेपिटोन एक्समैन के अंतिम शिकार थे। विल्सन के इस बात को अन्य कई सच्चे अपराध की किताबों और वेबसाइटों पर दोहराया गया है। हालांकि ट्रू क्राइम के लेखक माइकल न्यूटन ने न्यू ऑर्लियंस और लॉस एंजलिस में सार्वजनिक, पुलिस और अदालत के रिकॉर्ड, साथ ही समाचार पत्रों की पुरानी फाइलों की जांच की, लेकिन उन्हें जोसेफ मोनफ्रे के लॉस एंजलिस में हमले या हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। माइकल न्यूटन ने यह भी पाया कि माइक पेपिटोन की विधवा को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार मुकदमे का सामना या सज़ा नहीं दी गई थी, और न ही उन्होंने कैलिफोर्निया में होने का कोई सबूत पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यू ऑर्लियंस में एक जोसेफ मोमफ्रे या ममफ्रे नामक व्यक्ति हो सकता है, जिसका आपराधिक इतिहास था और जो संगठित अपराध से जुड़ा हो सकता था। अब हत्यारे की पहचान के बारे में कोई अधिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक रिचर्ड वार्नर के अनुसार इन अपराधों का प्रमुख अपराधी ममफ्रे था। असल में इसका जैज बैंड था, जो पहले अच्छा नहीं चल रहा था। कातिल की वार्निंग के बाद शहर को लग रहा था कि अगर वो जैज प्ले करेंगे तो कत्ल नहीं होंगे। इसके बाद इसका काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इस बात से स्थानीय लोगों में यह धारणा बनी कि ममफ्रे इस अपराधी समूह में शामिल हो सकता है, या यही अपराधी हो सकता है जिसने अपना काम बढ़ाने के लिए इन कत्लों का सहारा लिया। पर यह एक आशंका ही थी, और इसके दम पर किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता था। और आज 100 साल के बाद भी यह केस अनसुलझा है। आपके हिसाब से यह कत्ल क्या विलिस का मर्डर्स के साथ जुड़े हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।